औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आप सबकी होस्ट आयशा अजहर और इल्मी सिटी के प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर हाजिर हूँ आप सबके साथ एक नए टॉपिक के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इल्मी सिटी का प्लेटफॉर्म जो है वो आप लोगों के लिए रोज़ाना नए टॉपिक्स लेके आता है, नए सेशंस लेके आता है, जिसके ज़रिए आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आप लोगों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और डिफरेंट मसले मसाइल, डिफरेंट डिजिटलाइज़्ड चीज़ें, मार्केटिंग, हर चीज़ के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इसी तरह आज भी जैसे कि हमारी इल्मी सिटी पे सीरीज़ चलती रहती हैं, आज भी हमारे साथ जो है हमारे गेस्ट लर्निंग कोच हैं जिनका नाम ज़ीशान फ़ारूक है, उनको हम खुशामदीद कहते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अव्वल तो सर थैंक यू। का और जी जी आपके इस प्लेटफॉर्म का जिन्होंने हमें इसका मौका दिया। जैसा कि आपने सीरीज की बात की तो हमारी भी आपके साथ ये सीरीज है मॉडल लर्नर सीरीज, जिसके हम जी सेकंड जी फेज में हैं। ये 9th एपिसोड चल रहा है रिलेशनशिप विद स्टूडेंट्स से रिलेटेड। तो ये इंशाल्लाह जी 14 लेक्चर्स तक आपके साथ हमारी ये सीरीज रहेगी और इसको हम प्रोसीड करेंगे इंशाल्लाह। जी जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, सर ने भी बताया कि ये सीरीज़ जो है वो चलती रहेंगी इंशाल्लाह, इसका सिलसिला चलता रहेगा ताकि आप लोगों को सिखाया जा सके, चीज़ें बताई जा सके, वो चीज़ें जो हम एक्चुअली इग्नोर कर देते हैं या जानते-बूझते भी उसके ऊपर हमारी तवज्जो नहीं जाती है। तो इसी तरह आज का भी टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग सा और बहुत ऐसा टॉपिक है जिस पे बात करना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए, क्योंकि हम रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स की। सर से सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं कि सर जो स्टूडेंट है, आया वो स्कूल में पढ़ता है या वो यूनिवर्सिटी जाता है, किसी भी इंस्टीट्यूट में वो जाता है, किसी भी लेवल में, तो उसका जो रिलेशनशिप है हमारे प्रोफेसर्स, टीचर्स के साथ, वो इतना ज़रूरी क्यों है? जी, स्कूल जाने वाला हो, कॉलेज जाने वाला हो या यूनिवर्सिटी जाने वाला हो, स्टूडेंट की टर्मिनोलॉजी सब में कॉमन है। मतलब हम सबको स्टूडेंट्स ही कंसीडर करते हैं। कैटेगोरिकली डिस्कशन उनके तब शुरू होती है जब हमने उनके माइंडसेट की बात करनी। उस पर इंशाल्लाह चल के आगे बात करेंगे। आपका क्वेश्चन बड़ा वैलिड है कि ताल्लुक साजी यानी रिलेशनशिप बिल्ड करना क्यों जरूरी है और इसकी जरूरत क्या है। तो आपके इस सवाल के जवाब के लिए मैं कुरान की एक आयत का सहारा लूंगा। कुरान पाक सूरह बकरा आयत नंबर 260 इब्राहीम अलैहिस्सलाम और अल्लाह पाक का ना एक आपस में कन्वर्सेशन और एक मुकालमा है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक क्वेश्चन किया कि रब्बी आरिनी कैफ तुह्यिल मौता, ऐ मेरे रब मुझे दिखा कि मुर्दों को जिंदा कैसे करता है। अब इस पे अल्लाह पाक ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से एक क्वेश्चन किया कि क्या आपको मेरे मुर्दों के जिंदा करने पे यकीन नहीं है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा मुझे यकीन तो है, लेकिन मैं अपनी तस्कीन के लिए और कुल यकीन हासिल करने के लिए करना चाहता हूँ। अल्लाह पाक ने फरमाया ऐसा करो, 4 परिंदे लो, उनको अपने साथ मानूस कर लो। आपको पता है कि पेट एनिमल जो होते हैं या पेट बर्ड्स जो होते हैं, ये बड़े जल्दी सधाए जा सकते हैं और इंसान के साथ उनकी मानूसियत और उनकी अटैचमेंट और उनकी रिलेशनशिप जो है ना बड़ी जल्दी बिल्ड हो जाती है। अल्लाह पाक ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहा कि तुम ऐसा करो, इन परिंदों को अपने पास थोड़ा मानूस करो, कुछ दिन अपने पास रखो ताकि इनको तुम्हारी पहचान हो जाए, जिस तरह आम पेट्स अपने मालिक की, अपने रखवाले की। फिर आप ये करें कि इनको ज़िबा करो, इनके गोश्त के जो टुकड़े हैं उनको मिक्सअप करो, चारों को मिक्सअप कर, और मिक्सअप करने के बाद मुख्तलिफ पहाड़ों पे रखाओ। ठीक है, मतलब किसी का कोई पार्ट किसी पहाड़ पर है, किसी पहाड़ पर है। फिर बाद में उनको बुलाओ, जिस रोजाना जब खाने के लिए बुलाते थे या किसी काम के लिए, तो जिस तरह पेट अपने मालिक की आवाज सुन के भागा हुआ चला आता है, तुम जब उनको बुलाओगे ना तो वो दौड़ते हुए चले आए। यहाँ पे 2 बातें बड़ी काबिल गौर है। एक बात तो ये है कि परिंदों के बारे में अल्लाह पाक ने फरमाया पहले मानूस कर लो,
पहले एक कनेक्शन और रिलेशनशिप बिल्ड कर लो, फिर जब तुम बुलाओगे ना वो दौड़ते हुए आएंगे। अब यहाँ पे नोटिसेबल बात ये है कि परिंदे उड़ते हैं, दौड़ते नहीं हैं। और अगर देखा जाए तो बर्ड्स के लिए दौड़ना थोड़ा मुशक्कत भरा काम होता है उड़ने की निस्बत। तो अल्लाह पाक ने जो फरमाया कि वो दौड़ते हुए आएंगे, बेसिकली कहना ये चाह रहा है अल्लाह पाक कि अगर उनको मुश्किल तरीके से तुम्हारे पास भी आना पड़े ना, मुश्किल से गुजर तुम्हारे पास भी आना पड़े, वो गुजर के आएंगे, और मुशक्कत करके भी तुम्हारे पास आना पड़े तुम्हारे पास आएंगे। तो इतने स्ट्रॉन्ग किस्म के एक्ट के बिहाइंड कौन सी एक वजह थी? वो जो कहा था ना, मानूस कर लो, एक कनेक्शन और रिलेशनशिप बिल्ड कर लो, वो इसके पसे पर्दा एक हकीकत थी। क्यों? क्योंकि कनेक्शन बिफोर करेक्शन, पहले कनेक्शन बिल्ड कर ले, ताल्लुक साजी कर ले, फिर चाहे मुश्किल रास्ते से, मुश्किलात से, मसाइब से गुजर कर आना पड़े तो तालिब इल्म आएंगे। शर्त क्या है? पहले मानूस कर ले, पहले कनेक्शन बिल्ड कर ले, एक रिलेशनशिप डेवलप कर ले। और दूसरी हिकमत इसमें ये थी कि अल्लाह पाक चाहता तो साफ कह सकता था परिंदों को ज़िबा करके वहां रख दो, मैं जिंदा कर देता हूँ, या यूं भी फरमा सकता था किसी कब्रिस्तान में चले जाओ, फला मुर्दे का नाम लो, मैं जिंदा करके दिखा देता हूँ। ये सारा प्रोसेस क्यों कहा? मतलब भी प्रोसेस से गुजारा है ना, पहले रखो, पालो, मानूस कर लो, मानूस करने के बाद क्या, जिबा करो, रख के आओ, फिर बुलाओ। बेसिकली अल्लाह पाक ये इशारतन ये फरमाना चाह रहा है कि प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कर लो, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कर लो, फिर सीख जाओगे। थ्योरेटिकल वे में सिखाने की निस्बत अल्लाह पाक ने प्रैक्टिकल वे में सिखाया। तो बेसिकली इस आयत करीमा से हमें जो दो बातें आज के हमारे मौजू से मुतालिक समझ आई, वो ये है कि कुछ भी करेक्शन से पहले, सिखाने से पहले रिलेशनशिप और कनेक्शन डेवलप करना जरूरी है। और दूसरी बात जो हमें समझ आई वो ये है कि सीखने के मरहले के तहत थ्योरेटिकल एग्जाम्पल की निस्बत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ज्यादा कारआमद साबित होती है। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने बहुत बहुत एक अच्छी एग्जाम्पल थी, बहुत एक अच्छी कन्वर्सेशन थी जो आपने हमें बताई। और शायद हमारे बहुत से ऐसे व्यूअर्स होंगे जिनको इसके बारे में नहीं पता होगा या उन्होंने पहली दफा सुना होगा। तो मैं व्यूअर से भी ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपका कोई क्वेश्चन है, अगर आप स्टूडेंट्स हैं और कोई भी क्वेश्चन आप करना चाहते हैं सर से रिलेशनशिप के ऊपर, स्टूडेंट टीचर का रिलेशनशिप जो है वो आप कर सकते हैं। वो इंशाल्लाह हम लोग सर से जो है वो करेंगे और वो बिल्कुल कोशिश करेंगे कि आपके आंसर जो है वो दे सकें। तो सर, जैसा कि हम लोगों ने बात की कि रिलेशनशिप जो है वो क्यों ज़रूरी है, आपने बताया। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि जब एक स्टूडेंट टीचर से या टीचर स्टूडेंट से रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहता है और वो कोशिश करता है कि एक अच्छा और पॉजिटिव रिलेशनशिप डेवलप हो, तो उसके अंदर भी हमें मुश्किलात कहाँ पे आती हैं? कौन सी मुश्किलात हमें फेस करनी पड़ती है? जी बिल्कुल, आपका क्वेश्चन वैलिड है कि रिलेशनशिप हम डेवलप करना चाहते हैं। पहले तो चले हमारा एक माइंडसेट बन गया कि वी आर एग्री एंड वी आर विलिंग टू डेवलप अ हैंडसम रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट्स। उसके बाद हमें जो मुश्किल दरपेश है वो क्या है? पहली जो मुश्किल है उसका जिक्र करने से पहले एक हल्की सी एक टिप याद रख लें। देखें, बाकी जो प्रोफेशंस है ना, वो 8 आवर ड्यूटी टाइमिंग वाले, फैक्ट्री टाइमिंग हमने पूरी करनी होती है, 8 घंटे ड्यूटी है, ऊपर ओवर टाइम है। और अक्सर अगर एडमिनिस्ट्रेटर लेवल की कोई जॉब नहीं है तो उसके अलावा बाकी जितने भी प्रोफेशन है उनमें से अक्सरियत ऐसी है कि वो जब ड्यूटी करके घर पहुंचते हैं तो वो घर के होते हैं, ड्यूटी के मामलात से वो आज़ाद होते हैं मेंटली तौर पर। अगर एडमिनिस्ट्रेटर लेवल की जॉब है तो फिर थोड़ा सा वेरी करता है, लेकिन ओवरऑल बाकी जॉब्स जो हैं वो 8 आवर ड्यूटी टाइमिंग वाली ही है। उसके बाद बंदा मेंटली तौर पर अपनी जॉब से काफी हद तक कट आउट हो जाता है। टीचिंग एक ऐसा काम है जो 24/7 है, यानी 24 आवर है। मैंने कई ऐसे टीचर्स को देखा है, अपने कोलीग्स को देखा है, अपने फ्रेंड्स को देखा है, जब फ्रेंड्स की गैदरिंग होती है, जब कुलीग्स, अब देखें नॉर्मली, आप देखें अगर कॉर्पोरेट सेक्टर चले जाएं, किसी और सेक्टर में, जब कुलीग्स किसी पार्टी पे भी इवन मिलते हैं, कोई ईद मिलन पार्टी हो, कोई भी मौका हो,
तो वो जनरल डिस्कशन करते हैं। लेकिन टीचर की ये स्पेशलिटी है कि ये चाहे ईद मिलन पार्टी में भी मिले या कोई कैजुअल मीटिंग भी हो उसके अपने कोलीग्स और फ्रेंड्स के साथ, वो डिस्कशन में कहीं ना कहीं आपको उसके स्टूडेंट्स का जिक्र लाजमी मिलेगा। मैं अपने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस के तहत ये बात कर रहा हूँ कि अक्सर ऐसा होता है कि हमारी जब कोलीग्स के साथ फ्रेंड्स के साथ मीटिंग्स होती हैं तो उसमें ये बात जिक्र की जाती है कि यार फला बेटा है, फला बेटी है, वो फला सब्जेक्ट में बड़ा कमजोर है, उसको ऐसे लेके चलना है, उसको वैसे लेके चलना है, इसके ये खामियां इसको ऐसे पूरा करना है, इसको फला सब्जेक्ट का जो टीचर है वो डील करेगा। तो बेसिकली टीचिंग जो है ना ये 24/7। और ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ, और आपने भी मे भी ऑब्जर्व किया हो कि टीचर जब भी बैठेगा अपनी बात से पहचाना जाएगा क्योंकि वो स्टूडेंट की बात। 24 घंटे कोई बंदा अपने प्रोफेशन में इतना तभी इन्वॉल्व हो सकता है जब वो उसमें घुल मिल गया, फिर उसका प्रोफेशन ही सब कुछ हो चुका हो। उसके बाद ये है कि अब देखें, एक काम ऐसा है जो हम 8 घंटे करते हैं और एक काम ऐसा है जो हम 24 घंटे या 20 घंटे करते हैं। तो हमारी महारत और काबिलियत और कमाल हमें किसमें हासिल होना चाहिए? डेफिनेटली और ऑब्वियसली जो 24 घंटे वाला है। फिर ये कैसे पॉसिबल है कि एक बंदा 24 घंटे एक काम करता हो और उसको उस काम में महारत ना हो? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है टीचर्स पर। इसके आंसर से पहले ये जान लें कि अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ के रिलेशनशिप में कौन कौन से मसाइल आते हैं। कैटेगोरिकली अगर हम उनको देखें तो स्टूडेंट्स के मेंटल कैपेबिलिटीज के एतबार से कैटेगरीज वही स्कूल मदारिस के, फिर कॉलेजेस के और फिर यूनिवर्सिटीज के आते हैं। मतलब मेंटल मेच्योरिटी की अगर मैं बात करूं तो जनरल कैटेगरीज इनकी यही बनती है, ठीक है, स्कूल, स्कूल या मदारिस के, फिर उसके बाद कॉलेजेस के, कॉलेजेस के बाद यूनिवर्सिटीज के। लेकिन कनेक्शन बिल्ड करने में एक टीचर को, चाहे किसी भी लेवल के स्टूडेंट्स हो, चाहे स्कूल के हो, कॉलेज के हो या यूनिवर्सिटी के हो, जो सबसे बड़ी मुश्किल आती है वो ये आती है कि सपोज उसके सामने अगर 25 बच्चे बैठे हुए हैं तो 25 जहन बैठे हुए, हर एक से उसने इंटरेक्ट भी करना है, हर एक से उसने कोलैबोरेशन भी करनी है, कम्युनिकेशन भी करनी है, और हर एक से उसने रिलेशनशिप बिल्ड करना है, ताल्लुक साजी कायम करनी है, और विद इन लिमिटेड टाइम, स्पेसिफिक लिमिटेड टाइम के अंदर उसने ये सारा काम करना है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि आप एट अ टाइम 25 और मोर देन 25 ब्रेन्स को कैसे टैकल करते हैं और किस तरह उनके साथ ताल्लुक साजी करते हैं। और इसमें जो मुश्किल मजीद पेश आती है, जो जलती में तेल का काम करते हैं, वो शरारती और बदतमीज बच्चे। मैंने शरारती के साथ बदतमीज का भी लफ्ज ऐड किया, इसकी चल के आगे एक्सप्लेन करेंगे कि इनको हम कैसे टैकल करें और इस जैसे बच्चों के साथ कैसे टीचर्स को इंटरेक्ट करना चाहिए या इनकी क्या रीजंस है। लेकिन ये बात बस याद रखिएगा, शरारती और बदतमीज मैंने दोनों को कॉइन किया है, सिर्फ शरारती नहीं, ठीक है। अच्छा, तो सबसे बड़ा मुश्किल फिर उनको ये आती है कि शरारती और बदतमीज किस्म के बच्चे जब क्लास में हो तो जब वो कनेक्शन डेवलप कर रहा होता है वो कहीं ना कहीं इंटरप्शन का बाइस बनते हैं। फिर ये टीचर के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, ये सबसे बड़ी मुश्किल जो उसको दरपेश होती है ना, वो ये है। और अगर मैं ये कहूं तो ये बात गलत ना होगी कि जो टीचर इन शरारती बच्चों के साथ इंटरेक्शन और कनेक्शन बिल्ड कर सकता है ना, वो किसी भी किस्म के बच्चे के साथ रिलेशनशिप और ताल्लुक साजी में कभी मार नहीं खाएगा और कभी नाकाम नहीं होगा। जी जी बिल्कुल। जी सर, तो मतलब इसका एंड रिजल्ट क्या हुआ कि मुश्किलात जो हम लोगों को फेस करनी पड़ती हैं वो यही है कि इसको थोड़ा-सा सर एलैबोरेट कीजिएगा कि जैसा अभी हम लोगों ने बात की, आपने बताया कि जो ज़हन है बच्चों का वो देखा जाता है और सबसे ज़्यादा मुश्किल जो है वो उन बच्चों के साथ होती है जो शरारती और बदतमीज़ होते हैं। तो उसके ऊपर जो है वो टीचर को जो है वो मुश्किलात ज़्यादा फेस करनी पड़ती हैं। तो सर यहाँ पे फिर आप बताइएगा कि आपने अगर बदतमीज़ का लफ्ज़ यूज़ किया है तो उसकी क्या वजह है? एक्चुअली बदतमीज के लफ्ज से मुराद एक स्टबन चाइल्ड है जिसके जी। बारे में सारी दुनिया ये कहती है, सारी दुनिया में, मैं मतलब ऑल ओवर द ग्लोब की बात नहीं कर रहा, सारी दुनिया से मुराद बच्चे की जो दुनिया है
बच्चे की हाँ दुनिया में जी। कौन है? उसके पेरेंट्स हैं, उसके रिलेटिव्स हैं, उसके नेबर्स हैं, उसके नियर एंड ईयर्स हैं, उसके टीचर्स हैं। सारी दुनिया बच्चे जी। के एंगल से, जिसको सारी दुनिया ये कहती है कि तुम बदतमीज हो, किसी की बात जी। नहीं सुनते, कुछ सीख नहीं सकते, ठीक है। और वो आगे से फिर ऐसा ही रिएक्ट करता है, किसी से मतलब के लाइटली बात नहीं करता, गुस्से में रहता है, इमोशनल रहता है, ठीक है। यहाँ पे मैं बदतमीज से वही मुराद ले रहा हूँ जो जनरल टर्म में हम जिनको बदतमीज कहते हैं, लेकिन आगे चल के जी। इंशाल्लाह मैं इसको डिस्क्राइब करूंगा कि यही बच्चे सबसे मुअद्दब बच्चे होते ठीक है। हैं। जी। ठीक है सर, यहाँ पे एक कमेंट है हमारे पास। अ, इनका नाम जो है वो रियल तो नहीं लिखा हुआ, बट वो पूछते हैं कि क्या कुछ हमारे टीचर्स गुस्सा करते हैं, जैसे हमें कोई क्वेश्चन करते हैं फिर टीचर हमारी कंफ्यूजन कंप्लीट नहीं करते तो हम क्या करें? लाइक वो शायद जानना चाह रहे हैं कि अगर वो कुछ टीचर से क्वेरी होती है, वो कुछ पूछते हैं बट टीचर गुस्सा करते हैं और फिर उनकी वो जो कंफ्यूजन है वो दूर नहीं करते, तो हम क्या करें फिर? जी। अच्छा, ऐसा है कि क्यूरी को दूर ना करना तब जी। पॉसिबल होता है जब या तो आपका अंदाज जो है बात करने का वो गुस्ताखी पर मबनी हो, या तो अंदाज जो है वो गुस्ताखी पर मबनी हो, या फिर रिस्पॉन्स करना ही ना चाहते हो। ये दोनों काम या दोनों सूरतें या ऐसा मामला तभी आता है जब कनेक्शन बिल्ड ही ना होगा, सिरे से कनेक्शन डेवलप ही ना किया गया हो ना, या इंट्रैक्शन डेवलप ना किया गया हो, तब इस तरह के मामला पेश आते हैं। अब इनका सवाल ये कि ऐसे में क्या करना चाहिए। ऐसे में आप ये करें कि आप एक दो बार क्वेश्चन पूछें, जो कि आपका राइट है। अगर आपको कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, ठीक है, तो आप किसी और से इस्तेफादा कर लें या किसी और से हेल्प लें, ठीक है। डेफिनेटली ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि स्पेसिफिक सब्जेक्ट को डील करने के लिए एक ही स्पेसिफिक बंदा होगा, ठीक है। जरूरत जी। डेफिनेटली बाकी बंदे भी होंगे। तो बेहतर यही है, बजाय इरिटेशन क्रिएट करने के या अपने आप में ही एक मुश्किल और जहन में एक नफरत और इस किस्म के अनासर पैदा करने से बेटर यही है कि आप मूव कर जाए, ठीक है। ये जी। तरीका है पॉसिबल। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, वो व्यूअर जिन्होंने क्वेश्चन किया था, आई होप सो उनका आंसर जो है वो उनको मिल गया होगा। तो सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि हम गलतियों की बात करते हैं कि जब एक रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है या मुश्किलात को हम कम कर लेते हैं, तो वो कौन-सी ऐसी गलतियाँ हैं जो सरज़द हो जाती हैं, बेशक वो टीचर से होती हैं या स्टूडेंट से होती हैं, उनके ऊपर थोड़ा-सा रोशनी डालते हैं? हम्म। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है कि जब भी टीचर पढ़ाना शुरू करता है ना, तो पहले मैंने कहा था कनेक्शन बिफोर करेक्शन वाली बात, पहले कनेक्शन बिल्ड जी। करता है। कनेक्शन डेवलप हो गया, उसके बाद जी। दूसरी जो चीज है, अहम चीज, वो ये है कि टीचर जो है ना अपने सब्जेक्ट पे माहिर हो, अपना सब्जेक्ट एटलीस्ट वो जानता हो, इतना जानता हो जितनी तुलाबा को उसकी जरूरत है, कम अज कम एटलीस्ट, ठीक है। होता क्या है, हम एक गलती कर जाते हैं। आपने नॉर्मली ये चीज फेस की होगी कि टीचर की इंटरेक्शन सम ऑफ द स्टूडेंट्स डेवलप हो जाती है और बाज तुलाबा के साथ या अक्सर तुलाबा के साथ इंटरेक्शन नहीं हो पाती, या ये हाँ एक जी। फेवरेटिज्म वाला जो टर्मिनोलॉजी बोली जाती है, फेवरेटिज्म वाली, ये अक्सर सुनने में आती है। जी। इसमें जी। होता क्या है, हमें ये जान लेना चाहिए कि हमारे सीखने के जो अंदाज है ना वो मुख्तलिफ, लर्निंग स्टाइल्स या लर्निंग प्रेफरेंसेस मुख्तलिफ है। लर्निंग प्रेफरेंसेस मैंने इसलिए कहा कि हम प्रेफर किस लर्निंग वे को करते हैं। तीन किस्म के लर्निंग स्टाइल्स होते हैं। विजुअल, कुछ ऐसे लर्नर्स होते हैं जो देख के सीखना चाहते हैं, विजुअल लर्नर्स कहते हैं उनको। कुछ ऐसे लर्नर्स होते हैं जो सुन के सीखना चाहते हैं, ठीक है, ऑडिटरी लर्नर्स कहते हैं। कुछ ऐसे लर्नर होते हैं जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करके चल फिर कर सीखना चाहते हैं, कैनेस्थेटिक लर्नर्स हम उनको कहते हैं। अब टीचर के लिए चैलेंज ये होता है कि क्लास में अगर 25 बच्चा बैठा हुआ है तो उसमें से कुछ विजुअल होंगे, कुछ ऑडिटरी होंगे, कुछ कैनेस्थेटिक्स होंगे। अब हर एक के मिजाज के मुताबिक उसको चलाना है अगर सिखाना है। लर्निंग प्रेफरेंसेस में बेसिकली इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि विजुअल लर्नर सुन के नहीं सीख सकता,
सुन के सीख सकता है, लेकिन वो प्रेफर करता है देख के सीखने। अब जो विजुअल है उसके लिए स्टोरी टेलिंग या पिक्चर, क्योंकि विजुअल लर्नर जो होता है उसकी इमेजिनेशन बड़ी स्ट्रांग होती जी है। जी बिल्कुल। उसके तो बाद हम लोग यही ऑडिटरी, जी जी जी, उसके बाद जो ऑडिटरी लर्नर्स होते हैं, ऑडिटरी लर्नर्स के लिए ये है कि उनको ऑडियो फॉर्म में कुछ मटेरियल प्रोवाइड कर दिया जाए, ठीक है। काइनेस्थेटिक लर्नर्स वो होते हैं जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस के साथ यानी प्रैक्टिकली कुछ चीज को सीखना चाहते हैं। अब हमारे सामने तीन मेजर काइंड्स आ गए, तीन मेजर स्टाइल्स आ गए। टीचर के लिए चैलेंज ये है कि उसने एट अ टाइम तीनों काइंड्स को, तीनों एग्जाम के बच्चों के लर्निंग स्टाइल्स के मुताबिक पढ़ाना है, जो कि इतना आसान काम नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है। हाँ जी लेकिन ये एक बिल्कुल चैलेंज है टीचर के आगे, और वो किस तरह इस चैलेंज को टैकल करता है ये उसकी महारत पे है। गलती ये होती है कि टीचर या तो विजुअल स्टाइल में पढ़ा रहा होता है, उसमें विजुअल वाले तो पिक कर रहे होते हैं, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक वालों को थोड़ी दुश्वारी आ रही है। वो दुश्वारी जब ज्यादा हो जाए ना तो कनेक्शन आहिस्ता आहिस्ता टूटना शुरू हो जाता है, वो जो हमने शुरू में बिल्ड किया था, बिल्कुल ठीक है। तो बेसिकली तीनों के स्टाइल्स के अकॉर्डिंगली जब टीचर पढ़ाएगा, फिर कनेक्शन जो है ना वो कमजोर नहीं होगा, कनेक्शन एज इट इज स्ट्रांग रहेगा, और बच्चों को खुशी से और दिलचस्पी से बात समझ आनी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात की। और आई थिंक सो टीचर्स, बात बहुत से ऐसे टीचर्स हैं जिनको इन चीज़ों की मालूमात नहीं है या इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, जहाँ पे ये दुश्वारी पेश आ रही होती है। तो आई थिंक सो वो लोग जो हमें सुन रहे हैं और वो टीचर हैं और वो पढ़ाते हैं, कहीं ना कहीं ये उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप जानिए कि स्टूडेंट किस तरीके का है, स्टूडेंट की लर्निंग स्टाइल क्या है, और आप कोशिश करें कि ये तीनों स्टाइल से ही क्लास में पढ़ाया जाए ताकि बच्चों को परेशानी ना हो और आप लोगों का जो रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छे से डेवलप हो सके। तो सर, मैं क्योंकि टाइम हमारे पास शॉर्ट है, तो मैं दो क्वेश्चंस आपसे मर्ज करके पूछना चाहूंगी कि सबसे पहला तो ये कि आप अपने रिलेशनशिप को मजबूत किस तरीके से बना सकते हैं, लाइक कनेक्शन अच्छा होता जाए ताकि वो चलता जाए, लाइक किसी भी वे में एक टीचर और एक स्टूडेंट का रिलेशन। और उसके अलावा ये कि फिर आप जो टीचर है वो बच्चों को किस तरीके से समझे, उनके जज्बात कैसे समझे। अच्छा, आपके दोनों क्वेश्चन का जवाब एक ही, चूंकि आपने कहा शॉर्टेज ऑफ टाइम है तो एक ही मतलब वर्स में कंक्लूड कर देता हूं मैं। आपका क्वेश्चन है कि बच्चों के जज्बात को कैसे समझें और टीचर जो है वो उनको समझने के लिए किस तर्ज पे या क्या कर सकता है, ठीक है। जी सर, अब इसमें ताल्लुक जो काबिले मजबूत। गौर बात है, जी जी, जी ठीक हो ताल्लुक गया, कैसा कनेक्शन को बने। स्ट्रॉन्ग कैसे रखें, जी कनेक्शन को जी स्ट्रॉन्ग कैसे रखें। अच्छा, मैं एक टर्म यूज करता हूँ, नब्ज पे हाथ रखना। टीचर क्या करे, बच्चे की नब्ज पे हाथ रखे। नब्ज पे हाथ रखने की टर्मिनोलॉजी बेसिकली यूज होती है कि उसकी साइकी को समझ जाए, उसकी नफ्सियात को समझ जाए। क्यों? जब टीचर एक बच्चे की नफ्सियात को समझ जाता है ना, ये बात याद रख लें, देखें बच्चे के भी जज्बात होते हैं, वो भी इंसान है आखिर, ठीक है, और वो हमसे ज्यादा इमोशनल है, एज वाइज अगर देखा जाए छोटा है, हमसे ज्यादा इमोशनल है। उसके जज्बात को कभी भी मजरू ना किया जाए, उसके जज्बात का कभी भी ठेस ना पहुंचाई जाए, पहली बात तो ये है। उसके बाद ये है कि जब आप उसके साथ खुलूस के साथ, उसके साथ मुखलिस होकर कनेक्शन बिल्ड कर लेते हैं ना, वो सेंस ऑफ प्रोटेक्शन फील करता है, सेंस ऑफ, आपके साथ थोड़ा सिक्योर फील करता है। जब बच्चा सिक्योरिटी फील करने लग जाए ना आपके साथ, फिर वो आपके साथ शेयरिंग भी करेगा, आपकी बात भी मानेगा। यहां तक तो था कि इसको हमने खुलूस के साथ, जब ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसको जब हमारे दिल में पैदा हो जाए तो बच्चा खुद ब खुद उस चीज को फील करने लग जाता है, ठीक है। अगली बात ये है कि जज्बात को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा। एक तो बात ये है कि हमें बच्चे का थोड़ा सा ना बैकग्राउंड समझना, बैकग्राउंड किस तरह से समझना पड़ेगा, वो इस तरीके से हमें समझना पड़ेगा कि देखना पड़ेगा कि क्या वो, उसके वालिदैन, उसका रूरल अर्बन बैकग्राउंड,
किस तरह का है। हमारे यहाँ वो जो हमने शुरू में बात की थी, बदतमीज, जिसको मैंने कहा था दुनिया के लिए जो बदतमीज बच्चा है, स्टबन, वो अगर उसी की बात कर ले, क्योंकि एक स्टबन किस्म के चाइल्ड की अगर नफ्सियात टीचर समझ जाए ना, तो बाकी तुलाबा की नफ्सियात समझना कदरे आसान हो जाता है। अब ये देखना है, ज्यादातर हमारे यहाँ स्टबन चाइल्ड में ये होता है कि वो या तो सिंगल पेरेंटिंग का शिकार होते हैं, ठीक है, क्योंकि वालिद की मौजूदगी जो है ना बच्चे को सेंस ऑफ प्रोटेक्शन देती है, और वालदा की मौजूदगी बच्चे को सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस देती है। दोनों में से जो कोई एक मिसिंग हो या एक का रोल मिसिंग हो, यानी फादर या मदर एग्जिस्ट तो करती हो लेकिन वो अपना रोल प्ले ना कर रही, दोनों में से कोई एक मिसिंग हो या एक का रोल मिसिंग हो, तो बच्चा क्या करेगा, इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स का शिकार हो जाएगा, एहसास महरूमी या एहसास कमतरी का शिकार हो जाएगा। ऐसे बच्चे फिर दो तरह के बन के निकलते हैं, या तो साइकोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज आ जाती हैं माइनर लेवल, साइकोलॉजिकल मतलब माइनर लेवल के, बिल्कुल ही पागल हो जाना या बिल्कुल ही एबनॉर्मल हो जाने की बात नहीं कर रहा, माइनर लेवल की एबनॉर्मलिटीज आ जाती हैं, जिसको मुआशरे में फिर भी अच्छा नहीं समझा जाता और उनका मजाक उड़ाया जाता है। आपने अक्सर क्लास से बच्चे देखे होंगे जिनके क्लास फेलोज उनका मजाक उड़ाते हैं, वो चिढ़ जाते हैं, हाँ जी, वो इसी तरह के मसाइल का शिकार होते हैं। या दूसरे इतने के जिद्दी बन के निकलते हैं कि वो किसी की भी नहीं सुनते। अब इस टाइम दो बच्चे हमारे सामने आए, एक जो साइकोलॉजिकल एबनॉर्मल हो गया थोड़ा सा, उसको लोग चिढ़ाते हैं वो और चिढ़ जाता है, दूसरा बदतमीज हो गया है, किसी की नहीं सुनता। जब आप उस बच्चे को इस बात का एहसास दिला देंगे ना कि आप उसके खैरख्वाह हैं, आप उसके साथ मुखलिस हैं, फिर वही बच्चा चूंकि आपको, अब जब आपको उसका मर्ज समझ आ गया, आपने उसकी नब्ज पे हाथ रख दिया, आपको उसकी प्रॉब्लम पता चल गई, तब आपको दिली तौर पर उस बच्चे से हमदर्दी हो जाएगी। और जब टीचर के दिल में हमदर्दी पैदा होगी, किसी बच्चे के साथ खुलूस और मोहब्बत पैदा होगी, फिर वो बच्चा खुद ब खुद टीचर के करीब आ जाएगा, क्योंकि उसे समझ लग जाएगी कि ये उस्ताद मेरा मोहसिन है, मेरा मुखलिस है। फिर ऐसे ही शरारती और जिद्दी बच्चे, दुनिया के लिए स्टबन किस्म के, जिद्दी किस्म के बच्चे जो होते हैं, वो टीचर के इतने मुअद्दब बन जाते हैं जितने कोई दूसरा अदब नहीं कर सकता। मैंने शुरू में यही बात अर्ज की थी कि ये जिद्दी बच्चे बाकियों की निस्बत ज्यादा मुअद्दब होते हैं। वजह क्या है, क्योंकि किसी ने उनकी नफ्सियात को समझा ही नहीं होता। तो जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। सर हमें यही बता रहे थे कि जिस तरह हम लोगों ने पहले बात की थी स्टार्टिंग में कि कुछ बच्चे जो सर ने बताया कि कुछ बदतमीज बच्चे होते हैं, तो सर वही बता रहे थे कि वो बच्चे जो बदतमीज होते हैं वो एंड पे जाकर चीज समझ लेता है, उनकी नफ्सियात को समझ लेता है, तो वही बच्चे जो हैं वो उतने ही अच्छे और आप कह लें कि ताबेदार बच्चे जिनको कहते हैं ना, वो बन जाता है। टीचर का ताबे और फर्माबरदार बच्चा जो होता है वो वही बन जाता है। जी तो, और मैं अगर आप इजाजत दें तो मैं वासिफ अली रहमा का एक कोट इसमें जिक्र करके इसको कंक्लूड करना चाहूंगा कि वासिफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि उस्ताद का काम जो है ना, वो इल्म देना नहीं है, बल्कि इल्म की जुस्तजू और इल्म की प्यास पैदा करना है। मैंने जब ये कॉल पढ़ा तो मैं ये सोचता था कि ऐसा कैसा पॉसिबल है कि कहाँ उस्ताद बच्चों को जबरदस्ती मुश्किल से पढ़ाते हैं, कहाँ उनके अंदर शौक पैदा कर दें इल्म हासिल करने का। बाद में जाके ये बात समझ आई कि जब बच्चा किसी को अपना मोहसिन समझ लेता है और बच्चे समझ जाते हैं कि ये बंदा मेरे साथ मुखलिस है, फिर टीचर को जरूरत नहीं रहती कि ऐसे स्टबन चाइल्ड्स को भी लंबे लंबे मोटिवेशनल लेक्चर दे। उस्ताद के चंद जुमले ही उसके जिंदगी बदलने के लिए काफी होते हैं। और यहाँ पे एक आखिरी शेर उस्तादा की नजर करके मैं इजाजत चाहूंगा कि बादशाह हूँ वक्त का ना मैं शायर हूँ, बादशाह हूँ वक्त का ना मैं शायर हूँ, जुबान बस साथ देती है, मैं बातें दिल से करता। जी बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत अच्छा शेर सर, और आई थिंक सो हर उस्तादा का जो अंदर है वो यही होता है। बिल्कुल बहुत अच्छा शेर आपने बताया, और आई थिंक सो व्यूअर्स जो हैं उनको भी
आज का सेशन जो है वो बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि बहुत से लोगों ने कमेंट किया है कि वेरी इंफॉर्मेटिव, उनको बहुत सी चीजें समझ आई हैं और उनको बहुत अच्छा लगा ये सेशन। तो इतने क्वेश्चंस तो लोगों ने नहीं किए, मैं चाहती थी कि आप लोग क्वेश्चंस करें और हम सर से पूछ सकें। तो एक क्वेश्चन किया था जिन्होंने उनका आंसर भी जो है वो सर ने दिया, और सर बिल्कुल उनकी तरफ से भी कमेंट आया है कि थैंक यू सो मच सर, उनको चीज़ समझ आई है, बात समझ में आई है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लोग एक सेशन लेके आएँगे, इसी सीरीज़ में हमारा जो आगे सेशन होगा वो इंशाल्लाह एक अच्छे टॉपिक पे हम लेके आएँगे, और कोशिश यही करेंगे कि आप लोगों को जो है वो समझ आए, और जो चीज़ें हम लोग आपको प्रोवाइड कर सकते हैं वो करें। इंशाल्लाह तब तक के लिए मुझे और सर ज़ीशान को जो है वो इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।